श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में, पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे? आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का ज़माना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर, कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज़ लगातार 1000 से 1500 लोग वहाँ पहुँचते थे, उसी तरह से उस दिन भी
तमाम पर्यटक वहाँ पहुँचे। वहाँ का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहाँ पहुँचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहाँ से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है।
उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम टीआरएफ है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये टीआरएफ? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे अभी अपने भाषण में। इस गुट ने कश्मीर में 25 हमले 2020 और 2025 के अंदर एक पूरी लिस्ट है इन हमलों की। मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं एक एक को नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि इनमें रियासी का हमला भी था 2024 का, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हुए। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? To know some of the feedback is very, very important for us to know that has come through all the speakers, and some have maybe crossed the line a little bit and used this debate for their own political purposes. I would not delve too deep into that because that is something the opposition, it has a right to do it and it keeps doing it all the time, but I'll keep the debate very positive and I'd like to comment on all the important suggestions that have come in. And I would like to start also by addressing the elephant in the room, which is about the name of the act, Bharatiya Vayuyan Vidhayak. I also understand that it might be a little difficult thing to pronounce for a lot of people. गले में अटकता होगा ये, और कोई शर्मिंदा की बात नहीं है इसमें, कोई ये ऐसे वो शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है. This is something you have to know the intention with which the government has put this name. That is ये है कि भारत की जो विरासत है, संस्कृति है, जो पहचान है, उसको दिखाने की, दर्शाने की एक प्रयत्न ये 3 वर्ड अभी रखने की जरूरत है. इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कहीं पे भी नहीं है. जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं उसका कोई भी कहीं पे भी उसका ऑपोजिशन या कुछ किया नहीं है. One of them is Article 348(1) has been mentioned, which is about the authoritative text. That is definitely in English, it is there. And also the bill is, it's been mentioned about Article 120, but that also there is no violation about it. And the official language act also, it is in accordance with it. So there's no point of constitution, but there might be a feeling that something has been imposed. And I also am a very proud Telugu person. I speak Telugu language, I write Telugu language, and I'm proud of my culture and my upbringing. So you might be questioning, you are a Telugu person, how can you allow this kind of this thing? अरे हमारे तेलुगु में भी भारत तो भारत ही बोलते हैं. वायु is also a Telugu word. So Bharatiya Vayuyan Vidhayak becomes half Telugu for me also. So it is a mixture of all the languages here. It is like everyone coming together, we want to this thing. With the colonialization, there has been a small cocoon that has been developed. And it is, let me reply, sir, I have carefully listened to each and every one. No matter what the allegation is, whatever the suggestion is, I have listened to each and every one, and I'll address the chair. So when this whole colonialization happened, we were created like a cocoon. Now, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we want to break that cocoon and bring the butterfly out and show the colors of true India, and that is what we are doing here. And this name is a small indication towards it. The text is there in English, so there shouldn't be any problem for any English-speaking person to in fact get afraid that there are 3 words here. कभी तो अभी लगेगा कि कॉपरनिकस लेन है यहाँ पे,
किसी के गली में अटकता है तो बदल दे क्या उसको? Copernicus ले तो है ही. And my name is Kinjarapu Ram Mohan Naidu. And when some people say Kinjarapu, there might be some problem with them. They can't pronounce it the way I pronounce it. But that doesn't mean that I'll change my name so that it becomes easier for them. ये तो मेरी पहचान है. और उसी तरह अभी शायद ये 2 बार बोलने से 3 बार बोलने से थोड़ा मुश्किल होता होगा. But India has gotten used to so many things, sir. I think they will get used to this one also. Bharatiya Vayuyan Videyak is just to create the identity of the languages. On top of that I've seen, you are mentioning about other languages also. I was not understanding why Hindi was brought in. Vayuyan is also a Sanskrit word, in fact. And if you really want to appreciate the languages, the culture of this country, I would like the opposition to also appreciate that on 3rd October of this year, the cabinet has made 5 languages as classical languages, which are Marathi, Assamese, Bengali, Pali, and Prakrit. If you really love the languages, you should appreciate the decision of the government and how much this NDA government protects and promotes the languages of India. We recently celebrated the Constitution Day also. And on that day, we have proudly released the Constitution not only in English and Hindi, but we have done it in Sanskrit and Maithili also. So you see that there is a whole conscious effort that all the languages should be given their importance, all the languages should be protected, and all the languages should be promoted. I think this is one point that I wanted to make regarding the language debate that has been going on, sir.